इसका रेशियो कैसा आएगा? नेगेटिव। अच्छा, यहाँ की वोल्टेज है वी नोट, जो वोल्टेज यहाँ पे तो वही तो यहाँ पे भी होगी। इधर है वोल्टेज वी नोट और इधर है वोल्टेज वी टू, और पोलैरिटी देखो डॉट पे प्लस है इधर और इधर डॉट पे क्या है? माइनस है। तो अब बताओ कैसा होगा? V2 अपॉन V नोट इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ऑफ 1/2, और V नोट की वैल्यू अभी भी निकाली मैंने 10/3, तो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा? -5/3। बिल्कुल सही है, -5/3। समझ आया? नहीं समझेगा फिर से समझाओ। अगर आप डॉट इधर लगा चुके होते तब भी वही आंसर आता। जरा चेक करके देखो। मान लीजिए डॉट यहाँ लगाते तो इधर कहाँ पे आता? डॉट नीचे आता। तो इस डॉट के ऊपर प्लस साइन है और इस डॉट के ऊपर माइनस साइन है, तो फिर से रेशियो क्या हो जाता? नेगेटिव। इसका रेशियो पॉजिटिव आता, बट इसके अगले का रेशियो कैसा आता? नेगेटिव आता। नहीं समझे? तो अपने आप आंसर नेगेटिव आ जाएगा। एक और करवाऊं? एक और करवाते हैं। ठीक है जी। हाँ, उल्टी ले लो। आप कह रहे हो सर मैं इस पोलैरिटी को, तो मैंने खुद मानी है बीच वाली, तो मैं इस पोलैरिटी को उल्टा मान लेता हूँ। सुनिए भाई, सुनिए, इन्होंने बोला यार, सुन लो यार, बहुत बढ़िया डाउट है ये। इन्होंने बोला बीच वाली पोलैरिटी तो आपने जबरदस्ती अपनी तरफ से मान ली ना। आपको क्या पता इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा? आप उल्टी मान लो, खुश रहो। माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है? इन पे कैसे ले सकते हो? इन पे नहीं ले सकते। क्यों? जो पोलैरिटी यहाँ पे है डायरेक्टली कनेक्ट है यहाँ पे। नहीं, आप ऐसे नहीं ले सकते। पहली बात तो यहीं पे रुक जाओ। आप ये कैसे ले सकते हो? आप यहाँ पे माइनस प्लस ले रहे हो, यहाँ पे प्लस माइनस ले रहे हो, ये कैसे हो सकता है? अपनी मर्जी से, मतलब आप कह रहे हो कि मेरे माइंड में है कि एक्चुअल में उल्टा है, बट मैंने लिख दिया उल्टा। आप ये कह रहे हो? तो जैसे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर से स्टार्ट किया, ठीक है, अगर उस पर डॉट ऊपर लिया और सेकंड पर ऊपर आ गया, तो उसके बाद फिर अगर डॉट इधर ले लिया, मतलब इधर ले लिया। आप पोलैरिटी अभी नहीं पूछ रहे हो, अभी पोलैरिटी नहीं, सिर्फ डॉट लिख रहे हो। उसके बाद थर्ड इसके भी सेकेंडरी पर डॉट आ गया, इधर डॉट आएगा तो इधर डॉट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट से फिर पोलैरिटी मार्क करना स्टार्ट। फर्स्ट पे पोलैरिटी दे रखी है, डॉट पे पॉजिटिव है, तो उसके सेकेंडरी पर भी जहां डॉट पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन मेरी सेकंड ट्रांसफॉर्मर के डॉट पर नेगेटिव ले लिया। फिर से वही, अब आगे बताओ। आगे और बताओ। उसके बाद अगर उसके डॉट पर नेगेटिव है तो उसके लोअर पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब वहां से अगर पॉजिटिव 10/3 आ रहा था, 10/3 आ रहा पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्योंकि पोलैरिटी इन्वर्ट करनी तो -10/3 है, और वहां पर जो कि पॉजिटिव। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। थिंग इज, मैं छोटे रास्ते से जा रहा हूँ, आप कह रहे हो घूम फिर के जाओ, वहां पे जाओ, अल्टीमेटली पहुंचना है सेम, वही चीज है। लेकिन क्या जरूरत है क्या इसकी? मुझे ये बताओ, इसकी क्या जरूरत है? बेहतर आप सीधा पॉजिटिव लो, कंफ्यूजन क्यों पाल रहे हो? अगर इधर प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस ही आएगा, क्योंकि सेम डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, क्यों उल्टा देना? ठीक है, और यहाँ पे डॉट पे प्लस है तो इधर डॉट पे प्लस आएगा, इधर माइनस। इसका मतलब ये तो उल्टा पूछ लिया, ये तो नेगेटिव आएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन और करते हैं। लंबा मेथड मत बनाओ, सीधा सीधा तरीका है। चलो देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सुनो, एक और चीज बता दो। ठीक है, मैं एनर्जी डालता हूँ, मुझे जब आप ये गलत क्वेश्चन करते हो तो बड़ा बहुत अजीब सा लगता है, गुस्सा भी आता है। ठीक है, मैं सही बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन पूछने से नहीं हटना है। मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आपका लॉस है। कुछ लोग डरने लग जाते हैं कि यार मुझे पूछा जाए तो डांट पड़ेगी, मैं पूछूंगा नहीं, और वो डाउट दिल में रखते हैं। ऐसा मत करो। ठीक है, बेशक डांट किस पे पड़ती है? जिससे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उसको पता होगा ये चीज़, उनसे मैं उनको डांटता हूँ। ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन आप गलतियां कर रहे हो फिर भी, इसका मतलब फिर वहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो आप प्लीज ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जरूर पूछिएगा बिकॉज आपका डाउट है वो, लेकिन आप इस तरह से डरिए मत। ठीक है, दूसरे लोग ऐसे होते हैं। मैं आप एक मैं सबसे पहले बैच का एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ। एक लड़का था अरविंद करके, ठीक है, और बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, जीरो। आप यकीन माने केवीएल केसीएल भी नहीं आता था, लेकिन होता क्या था, हर स्टेप पे सर ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव क्यों कर दिया, ये नेगेटिव क्यों कर दिया, इतना डांट लगाता था मैं उसको, और फिर भी पूछता था, पूछने से नहीं रुकता था।
सब लोग ऐसे हंसते थे, सब लोग बोलते, सब बोल रहे कि ये क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेकिन फिर भी पूछता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको। बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, कोई करीबन 485 उसकी रैंक रही थी, मतलब बहुत बढ़िया रैंक निकाली है, ठीक है। तो आप जरा देखो वो लोग कितने बाद में, शुरू में जीरो पे था, जो लोग शुरू में भाग भाग के आंसर देते हैं, मैं तो उनके लिए मेरा स्पेशल लाइन होती है कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप आखिरी तक इसी एनर्जी से लगे रहो। और जो लोग शुरू में थोड़े मेहनती होते हैं, जवाब नहीं देते हैं, ठीक है, वो जरूर मेहनत करेंगे, मुझे पता है कि वो जरूर आगे जाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर ये ध्यान रखिएगा, अगर आप शुरू में एनर्जेटिक हो तो एनर्जी पूरे साल दिखाओ, ठीक है, और डांट से मत डरो, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरे लोग हंसेंगे भी, दूसरे लोग टांग भी खींचेंगे, कोई बात, अपना तो खुश रहना, ठीक है। अपने को डाउट पूछना है, अपने को डाउट आ रहा है, क्यों ना पूछो, ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए जरा देखिए, तो कुछ लोग डरने लग जाते हैं, कितने लोग डरने लग गए भाई? चलो दिलप्रीत तो डरने लग गए, दिलप्रीत नहीं, अब तो ग्रुप के तो पोस्ट नहीं करेंगे, करोगे अगली बार है, अब तो ज्यादा करेगा, आज तो देखना 3 आएंगे अब, है ना, अभी तक तो एक एक करके आते थे, अब 3-3 करके आएंगे ऐसे। चलिए खैर, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन I1 और I2, और ये दे रखा है 10 साइन ऑफ ओमेगा टी। फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2, और एक है 10 साइन ओमेगा टी। ध्यान से करना है, डॉट लगाओ, डॉट, पेन चला लो भाई, रामानुजन हो गया, करो भाई, करो, करो। और रामानुजन का कहावत होती है ना, वो पेन नहीं चलाते थे, मतलब लिखते नहीं थे, याद रखते थे, ठीक है, देखते ही दिमाग में ऐसे याद करते हैं जी, देखते ही। या तो 90 आंसर होगा या 270 आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे, या तो सिर्फ 90 होगा या सिर्फ 270 होगा, क्योंकि दोनों का मतलब वही है, 270 मतलब -90, और -90 डिफरेंस ही तो -90, उसको प्लस भी तो लिख सकता हूँ, वो तो देख रहा है ना कौन सा आगे रखा कौन सा पीछे रखा, तो ये तो देखते पता लगेगा 90 है, वो ठीक है, ठीक है, लेकिन RL और RC दे देता है यहाँ पे, तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता। चलिए अगर देखे तो एकदम एग्जैक्ट निकालते हैं कि कौन सा कितने एंगल पे आएगा, एक्यूरेट निकालते हैं, ठीक है, वो जरा देखते हैं। डॉट लगाओ, यहाँ पे डॉट यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, इसमें फिर से अलग से लगा दो। चलो यहाँ पे इधर से ही शुरू कर लेते हैं, यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे लगाओगे तो फिर यहाँ पे, ठीक है, सही लगाएगा मैंने डॉट, ठीक है, कितने लोग इस तरह से चले हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग ऐसे, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए भाई, तो अगर मैं रेशियो निकालूं, सुनो, कौन सा नीचे वाले का, ये नीचे इधर आएगा, बिकॉज कॉइल कोर के नीचे है, कॉइल कोर के नीचे इधर से है, ठीक है, नीचे यहाँ पे आएगा, करेक्ट है। अब सुनिए भाई क्या करें,
मैं मान के चल रहा हूं कि ये डायरेक्शन करंट की पॉजिटिव है, ये आई पॉजिटिव है, मैं मान रहा हूं कि आई पॉजिटिव है और आई का एंगल जो है वो 0 है, मैं ये मान लेता हूं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। या फिर आप ऐसे मानो, जरा देखो वोल्टेज को मान लो, वोल्टेज से भी आ जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो डॉट पे प्लस है तो इधर भी डॉट पे क्या आएगा, प्लस माइनस। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो इधर का भी प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस माइनस सेम ही आएगा, तो डायरेक्ट कनेक्शन है ये तो। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, सारे प्लस माइनस लिख दिए डॉट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने बोला इस डॉट पे प्लस है क्योंकि, तो इस डॉट पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस। अब इस प्लस माइनस से अगले वाले का प्लस माइनस डिसाइड कर दिया। ठीक है, इसके डॉट पे प्लस आ गया, इसके माइनस, तो इसके डॉट पे इधर प्लस आएगा इधर माइनस, और इधर प्लस इधर माइनस। फिर इसके प्लस माइनस से आगे वाले का प्लस माइनस डिसाइड कर दिया। ठीक है, इस तरह से चला। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे इधर आएगी, प्लस टू माइनस। करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन इधर से इधर आएगी, लेकिन आपको तो आई उल्टा देखना है। इसका मतलब ये कैसा आएगा, नेगेटिव। मतलब नेगेटिव का क्या मतलब है, फेज कितना होगा बताओ, जो यहाँ पे वोल्टेज आएगी उसके सेम फेज में होगा, नहीं उससे 180 डिग्री फेज में होगा, 180 डिग्री फेज में होगा। और यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी, यहाँ पे अगर 0 एंगल है तो देखो डॉट पे कहीं वोलेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये इसका एंगल 0 है, देखो इसका एंगल 0 है, तो यहाँ पे इस पोलैरिटी की जो वोल्टेज आएगी उसका एंगल क्या आएगा, 0। क्योंकि डॉट के ऊपर हर एक पे डॉट पे प्लस है तो इधर भी प्लस है, इधर प्लस है इधर भी प्लस है, इधर प्लस है इधर भी प्लस है। मतलब रेशियो सबका कैसा आएगा, वोल्टेज का रेशियो सबका पॉजिटिव आएगा। सब हर एक ट्रांसफार्मर की वोल्टेज का रेशियो पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि डॉट डॉट पे सब हर जगह सेम साइन है। देखो इस ट्रांसफार्मर का देखो, उसको भूल जाओ, डॉट पे प्लस डॉट पे प्लस, इसका मतलब इसका रेशियो वोल्टेज का पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ पे चल देखो, डॉट पे प्लस डॉट पे प्लस, इसका मतलब इसका रेशियो भी वोल्टेज का पॉजिटिव, इसके डॉट पे प्लस इसके डॉट पे प्लस, इसका रेशियो भी वोल्टेज का पॉजिटिव। ठीक है, तो सारी वोल्टेज पॉजिटिव रेशियो आएगी। इसका मतलब यहाँ पे अगर 10 एंगल 0 है तो यहाँ पे कुछ अलग आएगी वोल्टेज, बट इस पोलैरिटी की जो वोल्टेज आएगी वो समथिंग V एंगल 0 आ जाएगी। अब जो V मुझे नहीं पता क्या आएगा, निकाल के देखना पड़ेगा, मुझे तो फेज से लेने देना है, तो V एंगल 0 आ जाएगा। करेक्ट है। अब सुनो, इससे करंट ऊपर की तरफ आएगा, बिकॉज इधर प्लस है और इधर माइनस है, और करंट जो ऊपर की तरफ आएगा उसका फेज भी 0 होगा, बिकॉज रजिस्टर है ये। रजिस्टर में क्या होता है, वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेज में होते हैं। बट आपसे पूछा ऊपर से नीचे वाला करंट, आपसे तो ऊपर से नीचे वाला करंट पूछा ना, ये वाला, तो कैसा करंट आएगा, इसका करंट आएगा आई में भी कुछ भी मैग्नीट्यूड आएगा, बट उसका एंगल कितना आएगा, माइनस या प्लस 180, प्लस 180 लिख दो या माइनस 180 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, इतना एंगल बनेगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। बिकॉज इस तरफ का ही पूछा होता तो 0 एंगल होता, उल्टा पूछ लिया तो 180। अब सुनो, यहाँ पे आगे, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे प्लस इधर है और माइनस इधर है, तो जो वोल्टेज आएगी यहाँ पे वोल्टेज भी 10 एंगल 0 है, यहाँ पे कितनी आएगी, V एंगल 0, इस पोलैरिटी की वोल्टेज। क्यों, क्योंकि रेशियो पॉजिटिव बनता जा रहा है ना, डॉट पे प्लस, इसका मतलब रेशियो पॉजिटिव आएगा, इसके डॉट पे प्लस इसके डॉट पे प्लस, मतलब यहाँ पे भी रेशियो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, और फिर से पॉजिटिव वोल्टेज से यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज ट्रांसफर हो जाएगी, रेशियो नेगेटिव नहीं आएगा। करेक्ट है। इसका मतलब जो इसका एंगल है वो इसका भी एंगल आएगा, V एंगल 0। ये दोनों सेम फेज में रहेंगे, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज। अब इसकी वजह से जो इधर वाला करंट आएगा, ये 90 डिग्री क्या करेगा, इस वोल्टेज से लीड करेगा, मतलब इधर की तरफ आई एंगल 90 आएगा। लेकिन आपसे पूछा कितना है, उल्टा, इसका मतलब इसमें क्या और ऐड कर दो, 180 और ऐड कर दो, मतलब कितना हो जाएगा, 270, मतलब ये हो जाएगा 270, उल्टा चाहिए ना अपने को, तो ये हो जाएगा 270। करेक्ट है। अब क्वेश्चन मेरा डिफरेंस में नहीं है, क्वेश्चन मेरा है कौन सा लीड करेगा कौन सा लैग करेगा। अब बताओ, ये एंगल है 270 पे, ये एंगल है 180 डिग्री पे, तो कौन सा लीड करेगा, कैपेसिटर करंट लीड करेगा ये, और कितना लीड करेगा, 90 डिग्री इसके करंट से। समझ आया। अगर लैग लीड पूछ लिया तो फंस जाओगे, डिफरेंस तो सीधा है, प्लस माइनस 90 दे रहा है, कौन सा लैग लीड करेगा ये अगर पूछ लिया तो आपको यही पता होना चाहिए। आपको समझ आएगा ये कंसेप्ट, मुझे बताओ, बड़ा आसान था मेरे ख्याल से, आपको पिछले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमारे, अब वो सारे कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विवाद से नहीं डीपीपी का देखिए, रब कर दूं मैं इसको। अगर अभी भी कोई डाउट में है तो अपने दोस्तों से हेल्प ले ली, और उसके बाद फिर से मुझे फ्रेश माइंड से आए साथ पास में। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर आसान लग रहा है क्या? इतनी तो खतरनाक चीज है इसमें प्लस माइनस की। जरा देखिए, और आपको ये वोल्टेज दे रखी 20 sin 2t, सही है भाई, ये दे रखा है और इस पे पोलैरिटी लगा लो भाई, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये देना चाहिए था मुझे वैसे, अगर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है भाई। अब सुनिए, आपको बताना है VAB, ए पॉइंट ये, और VAB की वैल्यू बतानी है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, मुझे ये वैल्यू बतानी है। तो आप मुझे बताओ, इस पे डॉट लगाओ, यहाँ पे डॉट इधर लगा दो तो इधर कहाँ डॉट आएगा? नीचे, बिकॉज कोड के ऊपर से एक कॉइल है, कोड के ऊपर से एक कॉइल है, डॉट इधर आएगा। नेक्स्ट आप बताइए, इसमें डॉट अगर आप इधर लगा रहे हो तो इधर कहाँ पे आएगा? ऊपर। सबसे पहले बताओ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस, डॉट पे सेम साइन आएगा ना। और वोल्टेज कितनी आएगी यहाँ पे बताओ, इस पोलैरिटी की वोल्टेज क्या आएगी बताओ? इधर है 20, तो 20 इंटू 4/3 माइनस नहीं आएगा, डॉट पे प्लस लगा दिया मैंने, सेम सेम, मैंने इस डॉट पे प्लस लिया तो इस डॉट पे प्लस ही लिया मैंने, इसलिए रेशियो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। वोल्टेज रेशियो पॉजिटिव नहीं बन जाएगा, डॉट पे सेम साइन लिया है तो। बताओ कितनी वोल्टेज आएगी इधर? टर्न रेशियो अकॉर्डिंग इधर 20 है तो इधर कितनी आएगी? 20 इंटू 4/3 मतलब कितना आएगा? 80/3 साइन ओमेगा, ये वोल्टेज है। अब बताइए, इस डॉट पे जरा देखो, उस डॉट पे क्या साइन है? ये डॉट देखो, ऊपर वाला पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है इसमें, तो इस डॉट पे भी क्या ले लो फिर आप? पॉजिटिव, क्योंकि एक डॉट पे पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और दूसरे में नेगेटिव, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन। हाँ, अब बताओ, यहाँ पे 20 वोल्ट है तो यहाँ पे कितनी वोल्ट आएगी? यहाँ पे कितनी आएगी? 1:2, 40 साइन ओमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं। अब B को 0 पे मान लो, मान लीजिए 0 पे मान लो एक मोमेंट के लिए, बिकॉज VAB इज इक्वल टू क्या होता है? VA माइनस VB, VB को मैंने 0 मान लिया, तो VA क्या बन जाएगा अपने आप बताओ? ये 0 है तो यहाँ की वोल्टेज क्या बनेगी? 40 sin ओमेगा, -2 प्लस चलो ना, ऐड हो जाएगा 40 sin ओमेगा t। अब यहाँ पे 40 sin ओमेगा t है तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आओगे तो +2 माइनस चलोगे तो क्या हो जाएगा? 40 माइनस 80/3, देखो ना माइनस आएगा, +2 माइनस आ रहे ना, तो 40 माइनस 80/3 sin ओमेगा t, बताओ कितना बनाएगी? है जी 120/3, 120 माइनस 80/3 मतलब 40/3, ये बन जाएगा 40/3 sin ओमेगा t, और माइनस में 0। इसका तो ओवरऑल आंसर क्या आया? VAB is 40 sin ओमेगा t, VAB is 40/3 sin of 2t, और t की वैल्यू क्या है? 2, तो बन जाएगा 4, और इसको किस में कन्वर्ट कर दो? 180/5, बताइए क्या बना आंसर? -10.09। कितने लोगों का ठीक है? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, समझ आएगा? सारा कंसेप्ट पोलैरिटी का है, ठीक है, सारा कंसेप्ट डॉट का है। एक तरफ डॉट में साइन फिक्स हो गया है, दूसरी तरफ उसके अकॉर्डिंग लगा लो बस, उससे वोल्टेज पॉजिटिव रेशियो रहेगा, उससे वोल्टेज का रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डॉट पे सेम साइन इधर तो सेम साइन इधर, तो V1/V2 इक्वल टू प्लस N1/N2 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि डॉट पे सेम साइन लगा दी ना आपने, ठीक है, वोल्टेज का रेशियो पॉजिटिव लिख सकते हो इससे। नेक्स्ट वाला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये बढ़िया है, ध्यान से देखिए, मैं रब कर दूं इसको, रब कर दूं इस कहानी को, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आप, the hysteresis loss in a transformer at f equal to 50 hertz is 200 volts। hysteresis loss का फॉर्मूला क्या होता है? KH f Vm की पावर x, ये दे रखा है 200 वोल्ट, ठीक है, और f की वैल्यू है 50 हर्ट्ज।
F इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब जरा देखिए, नाउ इफ द कोर डायमेंशन आर डबल, अगर कोर डायमेंशन डबल कर दूंगा तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो कोर डायमेंशन का मतलब क्या होता है? ठीक, कोर डायमेंशन का मतलब क्या है? मतलब एक तो आपने क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये डबल कर दिया, तो इसका वॉल्यूम, इस वाले का वॉल्यूम कितना टाइम्स हो जाएगा बताओ? इस वाले का वॉल्यूम कितना टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स। इसका कितना होगा? इसका भी 8 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ओवरऑल वॉल्यूम कितना टाइम्स हो जाएगा? भाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, सारे 8, 2 इनटू 2 इनटू 2, 8 टाइम्स हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो गया? 8 टाइम्स। कोर का वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो डबल कर देना डायमेंशन। इसका मतलब ये KH की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा? ये 8 टाइम्स हो जाएगा, ये 8 टाइम्स हो जाएगी, KH तो 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 KH बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो क्योंकि 8 किया तो 8 टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है ये? फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी है मैंने? पहले 50 थी, अब यहाँ पे क्या कितनी कर दी है फ्रीक्वेंसी बताओ? 100 कर दी है, फ्रीक्वेंसी 100 कर दी है। B के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया इसने, तो B को हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट। B इज कांस्टेंट। ठीक है, B को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। यार B को मत मारो कांस्टेंट, B को मत मारो, B को नहीं, वोल्टेज को कांस्टेंट मानो, वोल्टेज इज सेम। ठीक है, तो फिर इस फॉर्मूले को वोल्टेज में कन्वर्ट करो, क्योंकि B को सेम नहीं मान सकते हम लोग, B तो फिर क्रॉस सेक्शन एरिया बदलेगा तो B भी तो बदलेगा, नहीं समझे सर? वैसे तो वॉल्यूम टर्मिनल वोल्टेज को आप क्या मानो? सेम मानो। जो अप्लाइड वोल्टेज है वो मैंने सेम रखी है, बाय डिफॉल्ट आप वोल्टेज को सेम रखिए, लेकिन इसमें तो वोल्टेज की नजर ही नहीं आ रही, तो वोल्टेज लेके आओ। कैसे? जरा देखिए, मैं जानता हूं वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है? √2 पाई f n phi। सही है, करेक्ट है? तो अब बताओ जरा ये क्या बनेगा? यहाँ पे फ्लक्स क्या आएगा बताओ जरा? वोल्टेज डिवाइड बाई √2 पाई f n। सही है, और फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स बाय एरिया इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? B। तो B क्या आएगा? और ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है B, तो यहाँ से B भी कौन सी आएगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा? वो आएगी वोल्टेज डिवाइड बाई √2 पाई f n a। इसको मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज डिवाइड बाई kf। इस सबको k लिख दिया मैंने, f को अलग लिख दिया और नीचे kf लिख दिया है जी। एरिया इसका मतलब एरिया को क्या कर दिया मैंने? चलो एरिया को अलग से लिख लेता हूँ, बाकी को मैंने क्या मान लिया? बाकी को मैंने k मान लिया, करेक्ट? अभी एरिया को मैंने अलग से ले लिया और वोल्टेज और ये कर दिया। तो फिलहाल जरा देखो पहले वाला फॉर्मूले में इस KH को अलग कर दूं, इस KH के अंदर एक अल्फा है और एक वॉल्यूम है, अल्फा है और एक वॉल्यूम है इस KH के अंदर, एक कोई अल्फा होगा और एक वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना ये, तो एक को तो मैंने अल्फा ले लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या लिख दिया? अल्फा, और एक लिख दिया वॉल्यूम, ये तो KH बन गया। फ्रीक्वेंसी है 50 और B की जगह पे क्या लिख लो? वोल्टेज डिवाइड बाई KFA, F की जगह पे 50 कर दो और इसकी पावर x कर दो, और ये क्या होना चाहिए बताओ? ये क्या आएगा बताओ? ये 200 वोल्ट दे रखा है। ठीक है भाई, अब सुनो आपने क्या कर दिया? आपने डायमेंशन डबल कर दी, तो वॉल्यूम कितना टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या कर दिया? 100 हर्ट्ज, और यहाँ पे वोल्टेज मेरी सेम है, ये V4 वोल्टेज मेरी अप्लाइड वोल्टेज सेम है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कि और नीचे F की जगह पे क्या हो गया? 100, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया ना? 4 टाइम्स हो गया ना, तो लेंथ भी डबल ब्रेड्थ भी डबल, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, और उसकी पावर x इज इक्वल टू ये बताना है आपने को, तो रेशियो लेने का दोनों का, और x की वैल्यू 1.6 होती है, x इज 1.6। जरा दोनों का रेशियो ले लो और ये pH ले लो, जरा देखें क्या आएगा रेशियो? अल्फा से अल्फा कट गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो और ये 50 की जगह पे क्या आ गया? 2, तो और ये बन गया 1/16, ये तो अलग हो गया, ऊपर 1 बचा नीचे 16 बचा, और दिस बाय दिस करो, 1/6 अलग, पावर 1/6 अलग से लिख लो, दिस बाय दिस कर दो, तो क्या बनेगा? V से भी कट जाएगा, A से K कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो क्या बनेगा? 400/50 और ऊपर 1.6 पावर,
इज इक्वल टू क्या बनेगा 200 डिवाइड बाई पीएच, 200 डिवाइड बाई पीएच। ठीक है भाई, देखो ना मैंने रेशियो ले लिया इसका, इनको इकट्ठा ब्रैकेट में लिख दिया सबको और इनका रेशियो निकाल लिया। इधर तो 400 बनेगा और इधर 50, तो 400/50 और पावर 1.6 और इधर 200 डिवाइड बाई पीएच। समझ आएगा? सर मतलब इससे इतना कॉम्प्लिकेटेड से सीधा नहीं हो सकता था। जो मतलब हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं वो मतलब फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और फ्लक्स डेंसिटी के भी डायरेक्टली होते हैं, और जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो हिस्टैरिसीस लॉस होंगे वो फ्रीक्वेंसी को एरिया तो वॉल्यूम का आप सोच सकते हो, बिल्कुल ठीक है, उससे भी हो जाएगा। वो अल्टीमेटली वही चीज है, मैंने फॉर्मूले में दिखा दिया बस उसको, और कुछ नहीं। आपने इन्वर्सली कर दिया, मैंने नीचे लिख दिया। मतलब वो फिर वॉल्यूम का तो कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। नहीं, वॉल्यूम क्या क्यों रहेगा? वॉल्यूम तो आगे रहेगा ना, नहीं मतलब पीएच के अंदर वॉल्यूम है ना। एरिया की पीएच की तो बात करने की लोड़ ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली सीधा फ्रीक्वेंसी डबल। ना ना ना, इस पीएच को तो देखा ही नहीं आपने। पीएच में भी तो एक ऐसा फैक्टर है जिसमें डिपेंड कर रहा है हिस्टैरिसीस, और वो क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम भी तो है इसके अंदर, लिखवाया नहीं था कि मैंने पीएच के अंदर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम 8 टाइम्स नहीं होगा। तो आप ये बताइए, आप बताइए पीएच क्या होगा, निकाल लेना आप पीएच। क्या आंसर आ रहा है वैसे? 114.8 114.8 pH is 114.8 वोल्ट। ठीक है, समझ आया भाई? pH के अंदर वॉल्यूम होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वोल्टेज को सेम रखा है, फ्लक्स डेंसिटी को सेम नहीं रख सकता, इसलिए मुझे इस फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। बीएम को, इसको किसकी टर्म में ले आया मैं? वोल्टेज और एरिया की टर्म में ले आया और फ्रीक्वेंसी की टर्म में ले आया। देखो इस फॉर्मूले से, ये मैं जानता हूँ वोल्टेज का ये फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर में, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स निकाली, फिर फ्लक्स पर यूनिट एरिया करके बीएम आ गया, और बीएम की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी, उसमें फ्रीक्वेंसी और एरिया को अलग रखा, और फिर फॉर्मूले में सजा दिया। यहाँ पे बीएम की जगह पे ये सजा दिया, और एक्स की वैल्यू 1.5, 1.6 और ये 200। ठीक है भाई, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले 11वें क्वेश्चन का क्या आंसर है? नन। बी। और कोई आंसर? आगरा, आई थिंक आगरा, आंसर आगरा। मैक्सिमम भी आ रही है। असल में मैंने एक क्वेश्चन को सीधा उठा के लिख दिया था, ये मुझे क्वेश्चन बढ़िया लगा था तो वो मैंने दे दिया था। मैं देखता हूँ, फ्लक्स मैक्सिमम पूछा है ना पहले में, और आंसर इज आगरा, आंसर इज आगरा। कितने लोगों ने ट्राई नहीं किया 11वां क्वेश्चन? सबने ट्राई किया, किसी का नहीं आया आगरा आंसर? चलो कोई नहीं, वेवफॉर्म तो ड्रॉ की होगी, ट्रायंगुलर आई क्या? मिनिमम वैल्यू कितनी आई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, कितनी दिखाई उसने? मिनिमम मैक्सिमम कहा कितना दिखाया? क्योंकि मैक्सिमम पिछले क्वेश्चन से आपने गलत निकाल लिया, तो मैक्सिमम आपने गलत दिखाई होगी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तो पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछी है। तो जो ट्रायंगुलर वेव आएगी उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी है अपने को, तो वो तो आपने गलत निकाल दिया, उसका तो आपने वेव गलत बनाई। फिर शेप से क्या होता है, वैल्यू भी तो सेम होनी चाहिए रिजल्ट से, तो इसका तो ये भी गलत हो गया होगा, फिर तो अगला भी गलत हो गया होगा। अगले का क्या है? सी। अगला तो खैर 144 ही है, अगले का सी है मेरे ख्याल से, मैं चेक करता हूँ। असल में एक क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था, मैं उसको डायरेक्ट उठा के देख लिया, उसके मैंने बस ऑब्जेक्टिव बना दिया उसको। हाँ जी, अगला ठीक है, बॉम्बे। इसका क्या आंसर है? 144 सी, कैलकाटा, ठीक है। और मैं थोड़ा इसको अलग सा करना चाहता था। देखो एक जगह 144 है, एक जगह 414 है, एक जगह 441 है। एक बार मेरी ऐसे गलती हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग गलती ना करें ऐसे। मैंने जैसे मैंने आंसर निकाला 144,
तो कई बार दिमाग बड़ा वो कंफ्यूजिंग सा होता है, ठीक है, वो दिखता है 1 एक 1 है और 2 4 है, ठीक है, तो कई बार उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये बड़ी गलती होती है, मेरे साथ तो 2-3 बार हो चुकी है। तो इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन डाला था कि चलो देखते हैं गलत किसने 414 किया, कोई है बंदा ऐसा तो बताएगा भी नहीं कोई। चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्क्वायर वेव वोल्टेज, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप टाइम लेना चाहें तो फिर से मैं आपको सोचने के लिए दे सकता हूं। ये क्वेश्चन पता है 11वां क्वेश्चन और 12वां बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अभी दोनों, और इसका यूज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आएगा इस क्वेश्चन का, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया है। तो बेहतर आप एक बार और ट्राई करके देखें, ठीक है, एक बार आप टाइम लीजिए और इसको दोबारा ट्राई करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 11वां 12वां 13वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 12 13 या एक बार फिर से ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा, अदरवाइज कि पावर में आएगा, पावर चॉपर में पढ़ोगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जो अभी ये क्वेश्चन है ऐसे चॉपर में बनेंगे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना, उसमें करंट की होगी, यहाँ पे फ्लक्स है बेसिकली। तो चलिए आप इसको करना दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 11 12 13 यहाँ का फिर से अगेन आप दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, जैसे ये डीपीपी होती है आप इसके अंदर ही सोल्व कर देते हो पूरा, इस पे ही सोल्व कर दे, बेहतर है रजिस्टर लगा लो, तो जब अगली बार देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपने पिछली बार पूरा भर दिया इसको, ठीक है, तो स्टेटमेंट तो गायब हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक रजिस्टर लगा लीजिए, उसमें सिर्फ जो आपके डाउट वाले क्वेश्चन हैं जिनमें आपको गलतियां हुई हैं उन्हीं को लिखें, सो दैट अगली बार जब आप आए तो वो आपको मिल जाए सोल्व किए हुए, ठीक है। हाँ जी जरा देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी 14 का क्या आंसर है 0.5 इज करेक्ट। ग्राफ दे रखा है तो सीधा सीधा, लेकिन दोनों का एमएमएफ ऐड होगा, ये पॉइंट था इसमें, दोनों का एमएमएफ ऐड होगा। जरा देखिए दोनों की डायरेक्शन देखो किधर है, जरा देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, ये बहुत बढ़िया है, असल में मैंने उल्टी डायरेक्शन कर दी है बस, और कुछ नहीं किया, तो बुक में दे रखा था मैंने रोटेशन उल्टे कर दिए। White 8 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, और ये कितना है 600 टर्न्स, और ये कितने है भाई 300 टर्न्स। सुनिए भाई, अच्छा मीन रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, मीन रेडियस देखो 20 सेंटीमीटर है, मीन रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जरा देखिए भैया कैसे इसको बनाएंगे, इधर 0.28 इधर 0.5 300 600 300, ठीक है। जरा देखिए मीन रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है, द फ्लक्स डेंसिटी एट द मीन रेडियस, और आपको ये कर्व दिखा रखा है, फ्लक्स डेंसिटी मैंने v पूछा आपसे। अच्छा और क्या दे रखा है इसका, म्यू आर दे रखा है क्या? नहीं कोई बात नहीं, म्यू आर नहीं दे रखा, लेकिन अगर मुझे h पता चल जाए तो ग्राफ से मुझे b पता चल जाएगा। h निकालना है, और h क्या होता है ni/l। अब इसका ni बताओ किधर आया, एमएमएफ की डायरेक्शन किधर आएगी, फ्लक्स किधर देगा, ये जो ये एमएमएफ बनेगा फ्लक्स किधर देगा, इधर की तरफ, और ये किधर देगा एमएमएफ, ये फ्लक्स किधर देगा, ये भी उसी डायरेक्शन में देगा। इसका मतलब नेट एमएमएफ जो है ऐड हो जाएगा, जैसे वोल्टेज होती है ना ईएमएफ दो ईएमएफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट दे रही है और दोनों बैक टू बैक लगी हुई है एक के बाद दूसरी, इसका मतलब टोटल ईएमएफ क्या हो जाती है उसमें ऐड हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही एमएमएफ ऐड हो जाएगा। पहले वाले का एमएमएफ बताइए कितना आया 600 × 0.28 प्लस इसका बताओ कितना आया 133 कितना आया बताओ 133.6 कितना आया भाई ऐड करके अकेले का तो दो का बताओ ना 267 ये आ गया टोटल एमएमएफ, ठीक है भाई। अब रिलेक्टेंस बताओ पाथ का, नहीं लेंथ बताओ पाथ की, मीन लेंथ 2 पाई आर, आर इज 0.20, बताओ कितना बना 0.4 पाई, तो डिवाइड बाय 0.4 पाई कर दो मीन लेंथ, बिकॉज़ h निकालना है ना, h में ले तो मीन लेंथ होती है, मीन लेंथ डिवाइड कर दो, बताओ h कितना आया सर मीन लेंथ मतलब
मीन लेंथ है, उसके साथ ही निकाला था 267 इंक्लूड करके। 0.45 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 267 मतलब h की वैल्यू 267 आ रही है। जरा देखिए भाई, इसकी वैल्यू डिवाइड बाई 0.45 किया तब 267 आ रहा है। इसका मतलब h इज 267, h का मतलब ni by l। अब ग्राफ पे आओ, ग्राफ में जरा देखिए, ग्राफ में h जो दे रखा है 267 h पे आप मुझे बताओ v कितना दे रखा है? 0.5 टेस्ला। तो आंसर इज 0.5 टेस्ला। ठीक है भाई, समझ आया? आंसर इज 0.5 टेस्ला। कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए, आपको फिर से मैंने 3 क्वेश्चन फिर से थमा दिए इस डीपीपी के, दोबारा आप करेंगे। ठीक है, डीपीपी बढ़िया थी। मुझे आप बताइए, इन 3 क्वेश्चन को छोड़ दें तो टोटल 11 क्वेश्चन बचे। इन 11 क्वेश्चंस में से कितने लोगों के 8 से ऊपर क्वेश्चन ठीक है? 8 से ऊपर क्वेश्चन ठीक है? थोड़ा सही हाथ उठाओ। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आप इंप्रूव करें, और जिनके 8 से ज़्यादा ठीक नहीं है भाई, वो थोड़ा कोशिश कीजिए, फिर से कंसेप्ट बनाइए, रिवाइज कीजिए चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया अभी, बिकॉज अभी आपके कंसेप्ट बन रहे हैं, अभी आप इतना फास्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन एक बार जब ये कंसेप्ट बन गए, फिर आप दोबारा जब करोगे तो आपको लगेगा तो बड़े इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीपीपी नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे संडे को, और शनिवार को एक और डीपीपी मिल जाएगी आपको। जब भी मशीन की क्लास होगी तो मशीन की डीपीपी मिलेगी आपको। ठीक है, रोज नहीं मिलेगी। आप सुनिए, तो नेक्स्ट डीपीपी आपको शनिवार को मिलेगी, बिकॉज नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से मशीन की शनिवार को है। ठीक है, और उस दिन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उस दिन आगे बढ़ेंगे हम लोग। संडे को डिस्कस करेंगे। संडे को सुबह सुबह आते ही पहले डीपीपी डिस्कस करेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आगे थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो संडे को हमारा इनफ टाइम होगा। ठीक है, तो आराम से हम डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं किसको नहीं मिली आज की डीपीपी। आपकी दे दी आज है जी, सिंपल की दी है। ये लो, और किसको नहीं मिली आज की मशीन की डीपीपी? मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है, 5 लोग कम है फिर इसका, कल पूरे 60 हो गए। चलिए जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर को बेसिकली जो उसकी कोर होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफॉर्मर कोर को। अगर मैं हिस्टैरिसीस को कंसीडर करूं, आज मैंने क्वेश्चन दिए थ्योरी वाले, 2-3 क्वेश्चन बड़े बढ़िया है आज की डीपी में, जरा देखना। जो मैंने उससे हिस्टैरिसीस में क्वेश्चन नंबर 3 मैंने हिस्टैरिसीस पे दिया है, और एक और दिया है हिस्टैरिसीस पे। आ गया क्वेश्चन नंबर 15, तो बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा दिमाग लगा के दिया गया है, ग्राफिकली आपको सोचना है। ठीक है, तो आप जरा ये देखना है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई, जो हिस्टैरिसीस में मैंने जानबूझ के बनाया, सो दैट आप उसको कंसेप्ट को समझे। अगर आपने कंसेप्ट नहीं समझा तो मुझे नहीं लगता आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपने सही से क्वेश्चन कंसेप्ट समझा होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, रटने का कोई फायदा नहीं है, एटलीस्ट मेरी क्लास में। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मर है, उसकी यहाँ पे कोर है, ठीक है, और ये मेरी कॉइल है, और ये मेरी सप्लाई है, और फिलहाल ये नो लोड पे काम कर रहा है। तो ये एक स्मॉल करंट लेता है जिसको मैंने नाम दिया था एक्साइटिंग करंट। ठीक है, इस एक्साइटिंग करंट के 2 पर्पस होते हैं। एक तो कोर लॉस देना, कोर के अंदर जो हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं उनको प्रोवाइड करना, और एक कौन से होते हैं? एडी करंट लॉस। वो तो हिस्टैरिसीस में ही आ जाते हैं। एडी करंट लॉस इतने अमाउंट के नहीं होते, ठीक है, जितने हिस्टैरिसीस होते हैं, इसलिए हम उनको नेग्लिजिबल मान के उसी के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा हिस्टैरिसीस होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हिस्टैरिसीस में मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली उतना ही जो इसका मतलब इसके अंदर कोर लॉस हो गए। कोर के अंदर 2 तरह के लॉस होते हैं, कौन से? एडी एंड हिस्टैरिसीस। कोर की बात करो, कोर को आयरन लॉस भी बोलते हैं, बिकॉज कोर बेसिकली आयरन की बनी होती है ना, तो आयरन लॉस भी बोलते हैं इनको। तो आयरन लॉस के अंदर 2 तरह के लॉस होंगे, कौन से? एक हिस्टैरिसीस और एक एडी। ठीक है, और वो कौन प्रोवाइड करेगा? आईई लेके आएगा। आईई के अंदर एक कंपोनेंट वो होगा जो कोर लॉस प्रोवाइड करेगा, और एक कंपोनेंट वो होगा जो मैग्नेटाइज करेगा, फ्लक्स पैदा करेगा। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर 2 करंट होते हैं, एक कोर लॉस कंपोनेंट और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है भाई, तो बेसिकली
IE को ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू IC प्लस IM, दो करंट है इसमें, ठीक है, इसके अंदर दो करंट होते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए भाई, और मैंने आपको बताया था अगर मैं हिस्टेरेसिस कंसीडर करके चलूं तो ये दो करंट आएंगे, अगर मैं हिस्टेरेसिस को कंसीडर ना करूं तो केवल एक ही करंट आएगा, कौन सा? IM, IC नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इसका जो रिप्रेजेंटेशन क्या था, सिर्फ कोर का रिप्रेजेंटेशन, कोर का रिप्रेजेंटेशन क्या था बताओ जरा? एक रजिस्टर था जिसको मैंने RC लिखा था, और एक क्या था? XM, इसको मैं XM लिख रहा हूं, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, और ये मेरा ट्रांसफार्मर का कोर को रिप्रेजेंट किया, सिर्फ कोर को रिप्रेजेंट किया, ठीक है जी। अब सुनिए, और यहाँ पे करंट कितना आ रहा है? IE, इसमें कौन सा करंट जाएगा? IC, IC करंट जाएगा, जो मुझे लॉस देता ना रजिस्टर, तो IC कोर लॉस, जो IC करंट होता था वो कोर लॉस देता था, तो वो रजिस्टर में जाएगा, उसी की वजह से तो लॉस हो रहा है, बिकॉज वो सेम फेज में था। किसके सेम फेज में था? सप्लाई वोल्टेज के, फेज डिफरेंस 0 था, ठीक है, इसीलिए तो वो पार्शियल रिलेशन से एवरेज पावर आई थी, याद है क्या आपको? कल वाली कहानी आ रही, ठीक है। और ये कौन सा करंट है? IM, ये आपका IM करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। और ये कोर का रिप्रेजेंटेशन है। अब आते हैं कॉइल, मैं कॉइल को प्रैक्टिकल लेके चल रहा हूं, मतलब मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर लूंगा तो कॉइल का तो अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा और अपना एक इंडक्टेंस होगा, ठीक है। इंडक्टेंस के अक्रॉस तो वोल्टेज बिल्डअप हो जाती है, रेजिस्टेंस में क्या होता है? कॉइल में लॉस होता है। इसका मतलब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? एक कॉइल का रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे सर इंडक्टेंस भी दिखाओ कॉइल का, ये गलत है, ये कॉइल का इंडक्टेंस नहीं है। कॉइल का इंडक्टेंस अगर दिखाना होगा तो यहाँ पे दिखाओ, क्योंकि इंडक्टेंस के अक्रॉस तो क्या पैदा होती है? वोल्टेज, LdI/dt, NdY/dt, वो इंडक्टेंस की वजह से अपीयर हुई है, तो कॉइल का इंडक्टेंस तो यहाँ पे दिखाओ। फिर एक यहाँ पे भी हम लोग दिखाते हैं ना कुछ, तो याद है आपको? वो क्या होता है? वायर का क्या इंडक्टेंस होता है? वायर का तो नेग्लिजिबल ही होगा, यहाँ पे इंडक्टेंस तो मिली है, इसका आएगा, वो तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का इंडक्टेंस है। ये देखो, ये ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट बनेगा, ये ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनेगा। ये वायर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये कोर का रिप्रेजेंटेशन, और ये कॉइल का इंडक्टेंस, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बनेगी E1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या बनेगी? E2। मतलब एक्चुअल में जो E1 और E2 दिखाते हैं यहाँ पे, वो एक्चुअल में यहाँ पे नहीं होती। इसके अंदर तो रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, तो जो E1 वोल्टेज पैदा होती है वो तो इंडक्टेंस के अक्रॉस अपीयर होती है। लेकिन आपने तो यहीं पे दिखा दिया E1, ये तो टर्मिनल के ऊपर दिखा दिया E1, टर्मिनल पे E1 नहीं होती। समझे मेरा पॉइंट? तो इस कॉइल को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, कॉइल का एक रेजिस्टेंस होगा और एक क्या होगा? इंडक्टेंस होगा। इंडक्टेंस के अक्रॉस क्या वोल्टेज पैदा होती है? E1t। लेकिन आप तो बाहर ही दिखा रहे हो E1t, ये तब जब आइडियल सिचुएशन है। तब आइडियल सिचुएशन में क्या होता है? यहाँ की वोल्टेज E1t होती है और वही कॉइल के अक्रॉस भी होती है, क्योंकि R तो 0 होता है उस केस में, नहीं समझे? लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज इंड्यूस होती है वो कॉइल के इंडक्टेंस के अक्रॉस अपीयर होती है, और कॉइल का इंडक्टेंस यहाँ पे है। समझ आएगा आपको? क्लियर है? तो फिर ये क्या दिखा दिया बीच में? ये फिर क्या है? ये तो समझ आ गई, कॉइल का रेजिस्टेंस है, इसको मैं बोल रहा हूँ R1, इसको मैं बोल रहा हूँ R2, कॉइल का दूसरी सेकेंडरी साइड की कॉइल का रेजिस्टेंस। ये कॉइल का इंडक्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस होगी E1 E2, ठीक है। ये क्या है जरा देखिए, आपको कोर्स समझ आई? आपको ये इंडक्टेंस तो होता ही है, ये तो अलग से, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। ये कॉइल का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब जरा देखिए ये क्या चीज है, इसको मैं X1 बोल रहा हूँ, ये X2 है, और क्योंकि रिएक्टिव है J लगा दिया। अब इसका आगे J क्यों लगाया, और ये X1 X2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जरा देखिए। देखिए ध्यान से समझना है, यहां पे जब करंट आएगा, जो भी करंट आएगा उसकी वजह से फ्लक्स पैदा होगा। अब क्योंकि ट्रांसफार्मर मेरा प्रैक्टिकल है, तो जो फ्लक्स है वो सारा इधर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत फ्लक्स एयर के थ्रू भी क्लोज लूप बनाएगा। इसको क्या, कौन सा फ्लक्स बोलते हैं? लीकेज फ्लक्स, ठीक है जी। लीकेज फ्लक्स का जो पाथ है वो क्या है? एयर, मैक्सिमम एयर में से आ रहा है ना, मैक्सिमम तो एयर पाथ है ना, और एयर कभी सैचुरेट
नहीं होती। एयर का BH करो लीनियर हम मान के चलते हैं, एयर सैचुरेट नहीं होती, ठीक है। जनरली जो लिमिट होती है उसके अंदर, तो काफी लिमिट तक एयर सैचुरेट नहीं होती। एयर के अंदर अगर आप करंट बढ़ाते चले जाओगे तो चुंबक बढ़ती चली जाएगी, लेकिन उसका जो परमिबिलिटी होती है वो वेरी पुअर होती है। मतलब जो BH कर्व आएगा एयर का वो कैसा आएगा, लीनियर आएगा, बट बहुत नीचे आएगा। मतलब बहुत ज्यादा हाई करंट पे आपको क्या मिलेगा, हल्का सा बहुत कम फ्लक्स मिलेगा। नहीं समझे क्या? बहुत हाई करंट देना पड़ेगा कॉइल में। कोई मान लीजिए कॉइल लगा रखी है एयर में ही, तो इसमें एयर है बीच में, तो वेरी हाई करंट देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लक्स पैदा होगा। नहीं समझे? बिकॉज एयर का रिलेक्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, तो फ्लक्स बन नहीं पाएगा उसमें ज्यादा, समझे? बिकॉज अपोज करती है एयर फ्लक्स के फ्लो को। समझ आया मेरा पॉइंट? तो इसका जो ग्राफ होगा बहुत ज्यादा लीनियर तो रहेगा, पर बहुत ही ज्यादा नीचे होगा, समझे, एयर का। तो एयर सैचुरेट नहीं होती। अब जरा यहाँ पे देखिए, अगर सैचुरेशन नहीं है और कोई एयर में हिस्टेरेसिस भी नहीं है, तो करंट और फ्लक्स सेम फेज में है। क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था आई जो होता है वो लीड करता है किससे, सप्लाई वोल्टेज, सॉरी फ्लक्स से। मैंने बोला कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स को कौन पैदा कर रहा है, देखा था तो आई पैदा कर रहा है।